हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईक्यू क्लासेस विथ नंदिनी सर। और आप देख रहे हैं आईक्यू क्लासेस बाय नंदिनी सर के द्वारा। तो आप सभी का गुड इवनिंग है। और आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ सेल के मतलब कि कोशिका के जो रचना जो था, ठीक है ना। रचना का था जो मैंने कल आपको बताया था कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग सेल के बारे में क्लास नहीं देखे हैं, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का निर्माण कब हुआ, इसके खोजकर्ता कौन है, कब किया गया, ठीक है ना, कोशिका के बारे में क्या क्या सिद्धांत आया है, सिल्डन ने क्या कहे, फिर आपके स्वान ने क्या कहे, अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेल कोशिका का चैप्टर पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर उसको देखिए। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हम लोगों का शरीर जो है या फिर आप जितने भी पादप जीव जंतु देख रहे हैं वो सब कोशिका के बना हुआ है। तो आपको कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या है और उसमें क्या है, ठीक है। उसमें आपको कोशिका के बारे में पूरे इतिहास, पूरी रचना, आपका कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका को मिलाने से अगला पीढ़ी क्या बनेगा, ठीक है, अगला नाम उसको क्या देंगे, इस तरह से आपको पूरे उस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। आप लोग जा करके उसको देखिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला वीडियो आपको तक जल्द से जल्द मिल सकेगा और आप उस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को और ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज हम लोग सीखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ अंतर देखेंगे, कुछ गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनए डीएनए क्या होता है, इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या अंतर है, पादप कोशिका में क्या अंतर है, या फिर हम लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, जीवाणु में क्या अंतर है, मनुष्य में क्या अंतर है। हम लोग सब जीवाणु और मनुष्य में अंतर मतलब कि जो आप समझिए तो हम लोगों का सेल पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक है ना, वह एक कोशिका के बने होते हैं और अधिकतर वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, मतलब उनमें जीवाणु वायरस को अंतर्गत रखा गया है। और एक से अधिक जितने भी कोशिके होते हैं उसे आपको जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है, ठीक, सॉरी, उसे आपको यूकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग जो है एक से अधिक सेल का समाहित होता है, एक से अधिक सेल के ग्रुप होते हैं, तो उसमें हम लोग को यूकैरियोटिक अर्थात हम लोग का शरीर जो है यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है। और जीवाणु जिसको हम लोग बात करते हैं, मोनेरा वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये सब हमारा जो है एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि कोशिका हम लोग हिंदी शब्द में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं, और बायोलॉजी के अनुसार हम लोग इसको साइटो बोलते थे। याद रखिएगा कि साइटो जो है बायोलॉजी के अनुसार कोशिका को साइटो बोलते हैं, इंग्लिश के अनुसार सेल बोलते हैं, और हिंदी के अनुसार उसे, देवनागरी के अनुसार उसे कोशिका बोला जाता है। शाब्दिक अर्थ कोशिका होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे लिखाया गया, आपको बताया गया इसमें कि केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो तरह के होते हैं। मतलब रचना मतलब कि वही बनावट के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं और वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म विज्ञान के बारे में, उसी तरह से यहाँ पे जो है रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका को, सेल को, साइटों को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो रचना के आधार पर कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन है तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग का पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे इस वीडियो में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अंतर समझ में आएगा तभी आप जान पाएंगे कि हाँ जीवाणु क्या होता है और मनुष्य पादप में क्या अंतर है, ठीक है ना। मनुष्य पादप को किस वर्ग में रखा गया है, मतलब किस कोशिका के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अभी सीखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। केंद्रक झिल्ली क्या है आपको मैं नीचे बताऊंगा। मैंने कुछ डायग्राम बना के रखा है ताकि मैं आपको चित्र के अनुसार इसको समझाने का प्रयास कर सके, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता। मतलब इसमें केंद्रक सेंटर जो होते हैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि यह आदि कोशिका होता है, अर्थात यह पूर्ण कोशिका नहीं होता है। और पूर्ण कोशिका नहीं होने के अर्थ मतलब ही इसे जीवाणु के रूप में रखा जाता है। तो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। गुणसूत्र की मैं बात करूं, क्रोमोसोम की बात करूं तो डीएनए द्वारा बना होता है। गुणसूत्र जो इसका जो होता है वह डीएनए के द्वारा बना होता है, ठीक है।
अगर इसमें कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में, तो इसका जो कोशिका द्रव जो होता है वो साइटोप्लाज्म से पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में कहाँ रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव जो है साइटोप्लाज्म में रहता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव में अंग, मतलब कि कोशिका द्रव में प्रोकैरियोटिक कोशिका में आने वाले कौन कौन से अंग हैं या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। तो कोशिका द्रव में अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काय, लाइसोसोम नॉट, मतलब कि यह यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा वो आपको यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको जो कोशिका द्रव के जो अंग है माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्गी काय है, लाइसोसोम है, ये सब इसमें नहीं पाए जाते, ये सब का अभाव होता है। नीचे कुछ और मैंने पॉइंट ऐड किया है कि हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आएगा आपका एग्जाम में, वनडे एग्जाम में या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा कि इसमें हिस्टोन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि ये सभी सेल्स जो होते, मतलब कि ये सभी जो कोशिकाएं, गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। याद रखेंगे, पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 1, 2, 1 से अधिक, ठीक है ना। तो आपको लगाना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होते हैं वह 1 होता है। कितना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 1 होता है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये सभी सेल्स, मतलब कोशिकाएं जो होते हैं जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं। जीवाणु और तथा नीलहरित शैवाल में पाए जाने के कारण ही इसे जो है आपको मोनेरा जगत में, मोनेरा वर्ग में रखा गया है। इसीलिए इसको हम लोग वायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग वायरस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि इसका आकार, अब मैं बात करता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है। संरचना के बारे में देख लिए, कौन कौन सा अंग पाया जाता है, नहीं पाया तो उसके बारे में देख लिए। अब देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार के बारे में, तो इसका जो आकार होता है वह 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन में आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है, उसमें आपका 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में 1 रहेगा, 1 से 10 माइक्रोमीटर। तो आपको हमारे क्या आना है, क्या जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। एक लाइन और है आपका, इसका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। आपसे पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विखंडन या विभाजन किस तरह से होता है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा कि इसका विभाजन जो होता है विखंडन या फिर मुकुलन के द्वारा होता है। तो दोनों में से कोई एक रहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो विभाजन होता है, जो खंडन अलग अलग होता है, वह आपका विखंडन या फिर मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या बोलते हैं कि एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम पाए जाने के कारण इसे जो है आपको मोनेरा जगत में रखा गया। तो ये आपका कुछ था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब हम लोग इधर देखते हैं इसके उल्टा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग इधर अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में बोला गया कि यह पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यही तो अंतर है, ठीक है ना। जो पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं, जिसमें नहीं पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु बोलते हैं। और जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक अर्थात उसे पादप जगत और जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका भी होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपका जो है केंद्रक होता है। यहाँ हम लोग का केंद्रक झिल्ली भी नहीं था, केंद्रक झिल्ली भी है, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपका पूर्ण विकसित भी होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगा और केंद्रक भी पाया जाता है। आगे देखते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब है कि आपका जो है गोल्गी काय पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब जितने भी कोशिकांग जो यहाँ पे दिखाए गए थे वो सब आपको यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या रहता है। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत रहेगा, 1 ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें आपका गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देख करके लगाएंगे। अगला है गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक, यही तो अंतर है, ठीक है ना। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हो रहा था कि गुणसूत्रों की संख्या 1 था,
लेकिन इसमें क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वह आपका एक से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। डीएनए जो है प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है और हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। इसमें हम लोग देखें कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है तथा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। नीचे का पॉइंट है कि ये सभी पादप और जंतु में पाए जाते हैं। मतलब कि ये सभी जो आपको दिखाया गया, कुछ कुछ नाम जो बताया गया, ठीक है ना, वो सभी पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं अर्थात यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। नीचे का पॉइंट है, आकार में बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं कि यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, तो यूकेरियोटिक कोशिका का आकार आपको 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन अभी मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार के बारे में बताया कि वह जो होता है वह 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। तो याद रखें कि दोनों का आकार कितना होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका की बात करूं तो 5 से 100 माइक्रोमीटर, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, यूकेरियोटिक आपका 5 से 100 और प्रोकैरियोटिक 1 से 10। आगे है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, आपसे पूछ सकता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ हमें पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन, अभी हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन जो हो रहा था विखंडन या मुकुलन द्वारा हो रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोशिका का जो विभाजन हो रहा है वह माइटोसिस या फिर मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है ना, माइटोसिस और मियोसिस आपका जो है वह रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या है ना कि कोशिका का विभाजन जो होता है माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। आपको जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर जब चलेगा तो उसमें स्पर्म क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया। और स्पर्म ही जो है आगे जाकर के माइटोसिस और मियोसिस में जाकर विखंडन होता है, विभाजन होता है। आगे देखते हैं। अब मैंने कुछ आपके लिए कुछ डायग्राम बना करके रखा है, आप उस डायग्राम को देखेंगे और फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखेंगे, ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक संरचना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना मैंने आपको लिए बनाया है, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया। कुछ पॉइंट मैंने देख रहे हैं, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से, ब्लैक से मैंने दर्शाया है और सबको मैंने नामांकित भी किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो रेड जो देख रहे हैं बीच में जो बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, यही हमारा गुणसूत्र है, डीएनए यही है। ठीक है ना, तो यह जो है एक कोशिका के बने होते हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 होता है, मैंने बताया। तो ये हमारा गुणसूत्र है, डीएनए है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद में बात करूँ, ये ग्रीन जो देख रहे हैं, ग्रीन वाला, ठीक है ना, ये हमारा प्लाज्मिड है। क्या है, ये हमारा प्लाज्मिड पाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना किस तरह से एक ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको हर जगह लाइन की तरह, ये हमारा कुछ और नहीं, हमारा राइबोसोम है। क्या है, ये हमारा राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ना, रेड कलर का पॉइंट के रूप में, वो हमारा कुछ और नहीं, वो हमारा आपका जीव द्रव है। क्या है, तो वो हमारा जीव द्रव पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं कुछ पुच्छ के आकार के रूप में, ठीक है ना, इसे बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के द्वारा ही कोशिका जो है, यूकेरियोटिक कोशिका जो है, मतलब सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आगे बढ़ने का काम करता है। मतलब कि जो इसमें जो ग्रोथ होता है वह फ्लैजिलम के कारण ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो 2 लाइन देख रहे हैं, तो जो ऊपर का लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये आपको जो क्या है, ये आपका कोशिका भित्ति है। ये क्या है, कोशिका भित्ति है। लेकिन जो अंदर का लाइन देख रहे हैं ना, अंदर का जो लाइन है, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमारे जो रॉबर्ट हुक जो थे, ठीक है ना, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तब उन्हें कोशिका झिल्ली नहीं, उन्हें कोशिका भित्ति ही दिखाई दिया था। ठीक है ना, तो इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, अंदर वाले को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो देख रहे हैं पॉइंट के रूप में ब्लैक में आपको दर्शाया गया है, ये ब्लैक में कुछ और नहीं, खाद्य कणिका है। मतलब कि जीव द्रव को जिंदा रखने के लिए, वायरस को जिंदा रखने के लिए उसमें कुछ खाद्य कणिका पाए जाते हैं, खाद्य के कुछ छोटे छोटे अंश पाए जाते हैं। वह आपका मैंने ब्लैक से दिखाने का प्रयास किया है। और यह आपका क्या गुणसूत्र हो गया, डीएनए आपका राइबोसोम हो गया, यह आपका कोशिका झिल्ली प्लाज्मिड हो गया। और जो रेड कलर दिख रहे हैं हर जगह पॉइंट पॉइंट के रूप में, आपका जीव द्रव हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से, हाँ याद रखें, कोशिका भित्ति जो होता है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। कोशिका भित्ति पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तब पेप्टिडोग्लाइकॉन का कोशिका भित्ति आपका बना होता है। तो इस तरह से आपको जो था मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के साथ में आपको बताने का प्रयास किया है। और हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कम से कम एक बार थैंक्स बोलें कि हाँ सर, मेरे को प्रो क्रिएटिव कस्का में और यू क्रिएटिव कस्का में जो अंतर समझ में नहीं आ रहा था वो कंप्लीट हो गया है और आपका एग्जाम से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोगों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम लोग का निर्माण कैसे हुआ है, वायरस का निर्माण कैसे होता है, उसे वायरस क्यों बोलते हैं, जीव जंतु क्यों बोलते हैं, ये सब हमारा सेल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखते हो यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कहीं पे डाउट बुझा रहा है तो कृपया कमेंट्स में बताइए कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और आपके लिए मैं प्रत्येक दिन कुछ नया सिखाने का प्रयास करूँगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।